हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जून 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम। और ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट इंडिया में बात हम लोग कर रहे हैं। ये आर्टिकल क्यों है? देखो, स्पीकर के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना। और इस स्पीकर के बारे में हमने काफी आर्टिकल्स डिस्कस भी करे हैं, बट डिप्टी स्पीकर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन कम रहता है या थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट कम रहता है। तो यही वो टाइम होता है जहां यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लाइक एपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेती है। तो हम लोग डिप्टी स्पीकर के बारे में डिटेल में समझते हैं। करंट कंटेक्स्ट पहले समझते हैं कि क्यों हम लोग डिप्टी स्पीकर के बारे में समझ रहे हैं। तो देखो, अभी 18th लोकसभा चल रहा है। 17th लोकसभा जब चल रहा था 2019 और 24 के बीच में, देन नो डिप्टी स्पीकर थ्रू आउट इट्स ड्यूरेशन। इसके ड्यूरेशन में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। ये एक बहुत बड़ा लूप होल बोल सकते हैं। दैट इज अ बिगर वेरी बिग लूप होल था, या बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि डिप्टी स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और 5 ईयर में कोई भी डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट नहीं किया गया। 16th लोकसभा की बात करें 2014 से 19 तक, तो बीजेपी की जो एलआई है एआईएडीएम के, उनके डिप्टी स्पीकर थे जिनका नाम था एम थम्बा दुरई। अपोजिशन मांग कर रहा है, अपोजिशन डिमांड कर रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट उनको देना चाहिए। 1990 से अगर हम लोग बात करें, 1990 से 2014 तक जो डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट है वो किसको गया है? वो गया है अपोजिशन को गया है ना। तो ये सारा चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो राहुल गांधी बोल रहे थे कि देखो, बीजेपी के स्पीकर को हम लोग सपोर्ट कर देंगे। क्यों सपोर्ट कर देंगे? अगर हमें, मतलब अपोजिशन को किसका पोस्ट दे दिया जाए? डिप्टी स्पीकर का। बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, तो बीजेपी ने अपने स्पीकर के लिए ओम बिरला जी को खड़ा किया। और कांग्रेस पार्टी या इंडिया पार्टी ने, इंडिया जो अलायंस है उसने भी के सुरेश को खड़ा कर दिया स्पीकर की पोस्ट के लिए। तो ऑब्वियस बात है, नंबर्स किसके पास जाता है? बीजेपी के साथ जो है एनडीए, उनके पास जाता है। तो एनडीए के कैंडिडेट जो है ओम बिरला, वो फिर से क्या बन गए? स्पीकर। और के सुरेश हार गए। तो बात स्पीकर के बारे में नहीं हो रहा है, बात हो रहा है डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। क्योंकि डिप्टी स्पीकर की डिमांड आई है अपोजिशन ब्लॉक से। डिप्टी स्पीकर कैसे होगा? वो भी इलेक्शन से ही होगा, वो भी लोकसभा में इलेक्शन होगा। लोकसभा में इलेक्शन होगा और ऑब्वियस बात है, मेजोरिटी एनडीए के पास है, तो एनडीए का ही क्या बन सकता है? डिप्टी स्पीकर भी बन सकता है। तो बात यहाँ पे चल रही है। बात करते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चल रहा है। आर्टिकल 94 कहता है कि स्पीकर होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। 93 कहता है, आर्टिकल 93 मैंडेट्स द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एज सून एज मे बी। जितना जल्दी हो सके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का क्या होना चाहिए? इलेक्शन हो जाना चाहिए। आर्टिकल 95 क्लॉज 1 ये कहता है, डिप्टी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर इफ द पोस्ट इज वैकेंट विद सिमिलर पावर। कि अगर स्पीकर का पोस्ट वैकेंट हो जाता है तो स्पीकर का जितना काम होगा वो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। और उसको वही पावर मिलेगा जो कि स्पीकर को मिलता था। तो ये बात हो गया लोकसभा के लिए। और लेजिस्लेटिव असेंबली, जब हम स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 178 वहां सेम, वहां भी डिप्टी स्पीकर का प्रोविजन होता है। टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम में बोल दिया है एज सुन एज में भी। कोई फिक्स टाइम नहीं दिया, 6 मंथ्स के विद इन, 3 मंथ्स के विद इन, है ना, 1 ईयर के विद इन। ऐसा कोई भी फिक्स टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट में क्या होता गया? डिले होता गया। और लास्ट टाइम 17th लोकसभा में कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ। बट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करता है शैल, एज सुन एज में भी। तो इससे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और वहां पे डिप्टी स्पीकर और स्पीकर अपॉइंट करे जाएं। तो स्पीकर तो हर हर साल, हर बार करना ही पड़ता है। डिप्टी स्पीकर ऐसा पहली बार आया जब 5 ईयर का पूरा टेन्योर खाली गया है। इलेक्शन का टाइमिंग क्या होता है? जैसे ही हाउस इलेक्ट करके आता है, फर्स्ट सेशन में ही स्पीकर का इलेक्शन कर लिया जाता है, जो कि हो गया। डिप्टी स्पीकर का कब किया जाता है? यूजुअली इलेक्टेड इन द सेकंड सीजन, बट कैन बी इलेक्टेड इन द फर्स्ट सीजन। फर्स्ट सेशन में इलेक्ट किए जा सकते हैं। लोकसभा का रूल 8 क्या बोलता है? इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज शेड्यूल्ड बाय द स्पीकर। स्पीकर जब आ जाते हैं
तो वो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन को शेड्यूल्ड करते हैं, है ना। अ मोशन प्रोपोजिंग द डिप्टी स्पीकर नेम मस्ट बी कैरिड फॉर इलेक्शन। डिप्टी स्पीकर कंटिन्यूज अंटिल द हाउस डिसॉल्व। जब तक हाउस डिसॉल्व होता है, मतलब हाउस खत्म हो गया, अब नया हाउस इलेक्शन से आएगा या किसी प्रोसेस से, तब तक पुराना वाला डिप्टी स्पीकर रहता है। डिप्टी स्पीकर को हटा सकते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटा भी सकते हैं। वो अपने सीट वैकेट कर सकते हैं एक दूसरे को रिजाइन करके। एक दूसरे को रिजाइन कर देंगे तो हट सकते हैं। मान लो कोई स्पीकर है, अब स्पीकर होगा तो ऑब्वियस बात है कहीं का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रहा तो स्पीकर का पोस्ट भी जाएगा। अगर कोई डिप्टी स्पीकर है तो ऑब्वियस बात है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। पहले एमपी बनेगा तभी तो डिप्टी स्पीकर बनेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस में होगा? लोकसभा में। अगर ये पोस्ट गया तो ये भी अपने आप जाएगा, है ना। मान लो कि एमपी हो, एमपी से आपको स्पीकर बना दिया गया, बन गए स्पीकर। अब आप चाहते हो कि नहीं नहीं, स्पीकर तो बन गए बट रिजाइन करने का मन कर रहा है ना, तो आप डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करके निकल सकते हो। डिप्टी स्पीकर भी किसको रिजाइन कर सकता है? स्पीकर को। और अगर लोकसभा चाहे कि चलो ठीक है, स्पीकर बन गए, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको हटाना है, कोई उसके लिए प्रोविजन नहीं है ना, स्पीकर को हटाना है, डिप्टी स्पीकर को हटाना है, तो लोकसभा हटा भी सकती है। कैसे ऐसा हटा सकती है? एक रेजोल्यूशन पास करके, बाई मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी बोलता है। 543 मान लो मेंबर्स हैं वहां पे टोटल, है ना। 543 में मान लो 3 मेंबर्स का डेथ हो गया अचानक से किसी सड़क दुर्घटना में, तो उस समय जो स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ है 540 है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ 540, इसका मेजोरिटी क्या आएगा? 270 प्लस 1, मतलब 271। तो 271 लोगों ने अगर वोट कर दिया कि ये स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हटाए जाए तो उनको हटा दिया जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी आप समझते हो ना, मेजोरिटीज कितने टाइप की होती हैं? बहुत सारी मेजोरिटीज होती हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, उसके अलावा आपका सिंपल मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर फाइलिंग इन फॉर एब्सेंट स्पीकर। अब देखो, अब ये सारी जो हम यहाँ तक ये डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ये सारी स्टोरीज है। इनमें से कुछ खास आपको एग्जाम के लिए नोट करके रखने की जरूरत नहीं है, बट कहानी की तरह सुनते रहो। इसके पहले अभी तक हमने ये जो करा ना, ये सारा पावर प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 हाईली इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। एट द सेम टाइम मेंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एम अनंत स्वामी अयंगर 1956-57 में ये स्पीकर बने। कैसा? जीवी मालवंकर जो थे फर्स्ट स्पीकर। ये कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है, हु इज द फर्स्ट स्पीकर इंडिया? जीवी मालवंकर। इनका डेथ हो गया 1956 में, इनका क्या हो गया? डेथ हो गया। तो उस समय जो डिप्टी स्पीकर थे एम अनंत स्वामी अयंगर, रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द लोकसभा के लिए वही स्पीकर बने रहे। बाद में अयंगर को इलेक्ट भी कर लिया गया एज द स्पीकर इन द सेकंड लोकसभा। सेकंड लोकसभा जब लगी 1957 के बाद, तो उनको इलेक्ट भी कर लिया गया, क्योंकि एक ही साल बचा था। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ ना, जनरल इलेक्शन, इंडिया आजाद भारत में, है ना। और 1957 तक चलना था, तो 1956 में अगर किसी का डेथ हो गया तो अगले एक साल के लिए कोई स्पीकर बना नहीं, डिप्टी स्पीकर को ही कंटिन्यू करा दिया गया। पीएम सैयद 2002 में, जो उस समय जो स्पीकर थे जीएम बाल योगी, तेलुगु देशम पार्टी के, उनका डेथ हो गया 2002 में। अब 2002 में डेथ हो गया तो पीएम सैयद ने 2 मंथ के लिए एक्टिंग स्पीकर का काम किया, है ना। डिप्टी स्पीकर थे, पूरे मेन स्पीकर के रूप में उन्होंने काम किया। फिर वहां वापस से इलेक्शन किया गया और मनोहर जोशी को क्या बनाया गया? स्पीकर बनाया गया। अपोजिशन होल्डिंग द डिप्टी स्पीकर पोस्ट इन लोकसभा। अब ये स्पीकर के बारे में हमने बात किया। अब डिप्टी स्पीकर कब का अपोजिशन बना? जब यूपीए गवर्नमेंट चल रहा था, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे 2004 से 9, 9 से 14, तो ऑब्वियस बात है उनकी भी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, जैसे कि अभी किसकी कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है? बीजेपी की चल रही है ना, एनडीए गवर्नमेंट जो चल रही है। उस समय शिरोमणि अकाली दल, ये अपोजिशन पार्टी थी, उससे चरणजीत सिंह अटवल ये बने डिप्टी स्पीकर। बाद में करिया मुंडा बीजेपी से। सोचो, गवर्नमेंट चल रही है कांग्रेस की और डिप्टी स्पीकर कौन बन रहा है? बीजेपी का। मतलब अभी अगर राहुल गांधी ने डिमांड किया कि हमें डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दे दिया जाए, तो कुछ उस हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो सही ही डिमांड किया। एनडीए गवर्नमेंट मतलब बीजेपी प्लस गवर्नमेंट चल रही थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे 1999 से 2004। पीएम सैयद कांग्रेस के डिप्टी स्पीकर बने थे, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट, लेकिन डिप्टी स्पीकर किसका? कांग्रेस का। सैयद ऑल्सो सर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट लिव बीजेपी गवर्नमेंट, तब भी वो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे।
नो डिप्टी स्पीकर, ये एक साल में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। तो कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब छोटे मोटे टाइम पे डिप्टी स्पीकर जनरली अपॉइंट नहीं भी हो रहे होते हैं। एच डी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टरशिप, उस समय पे सूरज भान ऑफ द बीजेपी डिप्टी स्पीकर थे। 1991 से 1996 डिप्टी स्पीकर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे जो कि कांग्रेस के थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर एस मल्लिकार्जुनैया थे जो कि बीजेपी अपोजिशन पार्टी के। तो ये सब चीजों से क्या दिख रहा है, 1991 में भी शिवराज पाटिल, ये सारा अगर हम लोग देखते हैं, पूरा देखते हैं, ऊपर से नीचे तक सब कुछ देखते हैं। अब ये सारे इतना एग्जाम्पल हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें एक समझ में आ गया। समझ में क्या आया कि एक तरह से ये पार्लियामेंट का कन्वेंशन है। कन्वेंशन है मतलब कोई लॉ नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बट एक रीति बन गई है ना, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, एक परंपरा बन गया है। परंपरा को ही क्या बोल सकते हैं हम लोग, कन्वेंशन बोल सकते हैं। कि कन्वेंशन के हिसाब से अपोजिशन पार्टीज को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑफर कर दिया जाता है। इससे बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहता है और इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, हाउस इफेक्टिव रूप से फंक्शन करे, लोकसभा इफेक्टिव रूप से फंक्शन करे, ये भी इंश्योर हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो डिप्टी स्पीकर के बारे में आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। काफी उम्मीदें हैं कि मेंस में क्वेश्चन इस पे आए और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इस पे आए। सेकंड हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार का। अंडमान निकोबार कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था, बट इस पे दूसरा आर्टिकल बार बार आ रहे हैं और थोड़ा अलग एंगल से आया है। श्री अरुण प्रकाश जो फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और ये थोड़ा सिक्योरिटी एंगल से इन्होंने ज्यादा लिखा है और थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ज्यादा मिक्स किए हैं, जो कि पुराने वाले आर्टिकल्स में नहीं थे। तो इसको भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, उसमें जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप करी जा रही है। तो उसी में कंसर्न्स है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी मेंटेन करना है, इकोलॉजी को भी बचाना है, सिक्योरिटी को भी बैलेंस करना है, इन तीनों को बैलेंस करना है। मतलब क्या क्या, इकोनॉमी, इकोलॉजी, सिक्योरिटी, तीनों चीजों को मेंटेन करते हुए चलना है। 1945 से स्टार्ट करते हैं। 1945 में क्या हुआ, सरदार के एम पनिकर, सरदार के एम पनिकर जो इंडियन स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट थे, उन्होंने एम्फेसाइज किया अंडमान और निकोबार जो है उसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस पे, फॉर कंट्रोलिंग द बे ऑफ बंगाल एंड इंश्योरिंग द सिक्योरिटीज ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, जिससे कि हम अपना बे ऑफ बंगाल को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और खुद का कोस्ट लाइन को भी हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। ईस्टर्न वाटर को एक तरह से हमने नेग्लेक्ट करके रखा। अगर इंडिया ऐसा है तो पाकिस्तान किस साइड है, पाकिस्तान इस साइड आता है, तो हमने वेस्टर्न वाटर्स पे बहुत ज़्यादा मुस्तैदी दिखाई, बट ईस्टर्न वाटर पे हमने बहुत ज़्यादा मुस्तैदी नहीं दिखाई। ठीक है, हमने पर्शियन गल्फ साइड में मुस्तैदी दिखाई, इधर हमने बहुत ज़्यादा लूज किया। इधर साउथ ईस्ट एशिया है, आसियान है ना, हमने लुक ईस्ट पॉलिसी निकाला, एक्ट ईस्ट निकाला, ईस्ट वर्ड शिफ्ट हुए, बट बहुत ज़्यादा हम अंडमान निकोबार पे फोकस्ड नहीं रहे। हिस्टोरिकल चैलेंज क्या हुआ है, जब 1947 में इंडिया आजाद हो रहा था तो ब्रिटिश जो थे अंडमान निकोबार को रखना चाहते थे एज अ क्राउन पोजीशन, है ना, ब्रिटिश का पोजीशन के रूप में रखना चाहते थे 1947 में, हमने नहीं रखने दिया। 1965 में सोचो पाकिस्तान से वॉर चल रहा है और इंडोनेशिया आ रहा है कि पाकिस्तान के बिहाफ पे अंडमान निकोबार कैप्चर कर लेंगे। सोचो, जबकि इंडोनेशिया, इंडिया, इन सब ने मिलकर नैम बनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था, उसमें इंडोनेशिया और इंडिया दोनों मेन पार्ट हुआ करते थे तब भी। ये हिस्ट्री समझनी इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों अंडमान निकोबार का इम्पोर्टेंस क्यों ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैरीटाइम रिमोटनेस, अगर हम देखेंगे ज्योग्राफिकली, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है 140 किलोमीटर अवे है इंडोनेशिया से। मतलब ग्रेट निकोबार ये रहा, देखो मैप देख रहे हो ना, ग्रेट निकोबार, ये ऊपर से आप अंडमान देखते हो, अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर देखो जो कैपिटल है वो अंडमान में ही है। फिर आता है लिटिल अंडमान, सबसे आगे ऊपर आता है नॉर्थ अंडमान। देखो, अगर आप मेरी बात मानो, अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का कर रहे हो चाहे आप ईपीएससी का कर रहे हो, अंडमान निकोबार के जितने आइलैंड है मैप वाइज एकदम चाट जाओ। ये क्वेश्चंस में जरूर आता है, ऐसा नहीं किसी साल आए नहीं आए जरूरी नहीं है। अभी तो बहुत ज्यादा हाईली न्यूज में चल रहा है, आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेंस में भी आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, 140 किलोमीटर फ्रॉम इंडोनेशिया बट नियरली 2000 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई।
अब ग्रेट निकोबार नीचे इंडोनेशिया है। मैं अभी ऑफन बोलता हूँ ना कि इंडोनेशिया बाली क्यों घूमने जा रहे हो आप लोग, आप निकोबार जाओ ना, आप अंडमान जाओ ना, वही ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मिलेगा आपको, वही मजा मिलेगा वहां पे भी। मे भी थोड़ा सा सर्विस अच्छा नहीं मिले, होटल्स वैसे नहीं मिले, बट बीचेज और जो चीजें आप सीनरी एंजॉय करती हो करना चाहते हो वैसा ही मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा। 2000 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से कितना है ये? 2000 किलोमीटर, सोचो। चेन्नई से बहुत ज्यादा दूर है, 2000 किलोमीटर रेली काफी डिस्टेंस हो जाता है। इंडोनेशिया से पास है, तो इस तरह से इसका नेग्लेक्ट काफी हुआ। स्ट्रेटेजिक डिफेंस। जब कारगिल वॉर हो गया था पाकिस्तान के साथ, तो हमने पोर्ट ब्लेयर में 2001 में ट्राई सर्विस ऑपरेशन ज्वाइंट कमांड बनाया कि थोड़ा सा अंडमान निकोबार पे फोकस किया जाए। अभी क्या जरूरत है, हम उसको फोर्टिफाई करें, मॉडर्नाइज करें। रिसेंट एफर्ट टू फोर्टिफाई द अंडमान निकोबार विथ नेवी एंड एयर फोर्स अक्रॉस द 800 किलोमीटर स्पैन। पूरा आइलैंड 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, फ्रॉम शिवपुर इन द नॉर्थ टू कैंपेबल बे इन द साउथ, इनहेंसिंग बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। पूरे अंडमान निकोबार में हम डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव बोथ कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं हम। ये स्ट्रैटेजिक डिफेंस की बात हो गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम चाहते हैं वहाँ की इकोनॉमी कैसी हो, सेल्फ सस्टेन हो जाए। मैरीटाइम रिसोर्सेज जो वहाँ फिश हैं, एडिबल फिश, पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिसोर्स, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाए। इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, जो वहाँ एंथ्रोपोलॉजिकल वेल्थ है, मतलब जो वहाँ ट्राइब रह रहा है, इंडिजिनस ट्राइब, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, उनका सेफ्टी, उनका कल्चर, उनका वे ऑफ लाइफ प्रोटेक्ट रहे। वहाँ रहने वाले ट्राइब का नाम क्या है? ओंग, जरावा, सेंटिनलीज एंड शॉम्पेन। मोस्ट ऑफ देम क्या है? पीवीटीजीज है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है। नाम याद रखना चाहिए, है ना। और ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही नाम याद रखोगे तो हर तरह ये पूरा अंडमान निकोबार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो एक बात आपको जाननी है। वो क्या जाननी है? अगर ये लैंड है, लैंड से जहां पानी स्टार्ट होता है, टेरिटोरियल सी कहाँ तक हम मानते हैं? 12 नॉटिकल माइल तक मानते हैं। उसके बाद से हम कॉन्टिग्यूअस जोन कहाँ तक मानते हैं? कॉन्टिग्यूअस जोन मानते हैं अप टू 12 माइल्स और मानते हैं। बट यहाँ से इस 12 नॉटिकल माइल तक हम लोग मानते हैं कि वो टेरिटोरियल एक तरह से सी है। वहां से लेके अप टू 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है किसी कंट्री का। मतलब अगर यहाँ कोई और कंट्री नहीं आ रहा है इस बीच में, तो यहाँ पे जो भी नेचुरल रिजर्व मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ये पहले वाला कंट्री जो इसके पास है वो इसको यूज कर सकता है। कब तक? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक। सोचो तो फिर क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा अंडमान निकोबार का। Ecological balance. Development plan must consider the ecological sensitivity of the island, preserving their unique biodiversity and ecosystem while promoting sustainable development. जिससे क्या प्रमोट किया जा सके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, अ डिलेमा फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो हम वहाँ डेवलपमेंट करें कि हम वहाँ कंजर्वेशन करें, ये क्या है? डिलेमा है। टूरिज्म एंड फिशरी को हम लोग डेवलप कर ही रहे हैं। नीति आयोग का विजन है कि वहां पे 75,000 करोड़ रुपीस में बात करो तो 75,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें डिफेंस कवर होगा, लॉजिस्टिक, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इको टूरिज्म, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे, ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल बनेंगे, गैस एंड सोलर पावर प्लांट बनेंगे, ग्रीन फील्ड सिटीज बनेंगी, फ्री ट्रेड जोन, सब कुछ बनेगा। ये नीति आयोग का विजन है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। बट उससे क्या होगा? उससे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स राइज हो गए। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट, नेचुरलिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टी, सिविल सोसाइटी, सब इसको अपोज करने लगे, है ना। इसलिए अपोज करने लगे कि वहाँ शॉम्पेन ट्राइब जो है, जो हंटर गैदरर है, उनको क्या होगा? जो ट्राइबल रिजर्व में रहता है उनको प्रॉब्लम होगा। यूनिक फ्लोरा एंड फोना जो है, नेशनल पार्क है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, वो उसको प्रॉब्लम होगा। वो वहां पे डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। अब ये देखो, अब ये हम देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में जो भी हमारा नेशनल पार्क वगैरह है उसको हम लोग देख सकते हैं। सैडल पीक क्या है, बैरन आइलैंड क्या है ना, साउथ बटन आइलैंड क्या है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क क्या है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ है, गैलेथिया बे नेशनल पार्क क्या है। तो ये लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, रानी झांसी, कैंपबेल बे, गैलेथिया, तो ये सबका नाम के साथ साथ इन सबका लोकेशन
ऑर्डर, ऊपर कौन है नीचे कौन है, ये भी सारे चीजें प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेपरेट सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट की हम लोग अंडमान निकोबार का अलग सिक्योरिटी करें और ग्रेट निकोबार का भी अलग से सिक्योरिटी का ध्यान रखें। सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज ऑफ अंडमान निकोबार ये कर सकते हैं हम लोग। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल वायबल है कि नहीं ये देख लेना चाहिए। हम टर्मिनल बना तो रहे हैं बट उसके कुछ दूर पे सिंगापुर का टर्मिनल आता है ना, मलेशिया का टर्मिनल भी आता है और श्रीलंका का हम्बनतोता टर्मिनल आता है। तो हम ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाए और वो इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं हो, वहाँ उसको मेंटेन करने में खर्चा ज़्यादा लगे और शिप्स इतनी आए ही नहीं जो कि पैसा दे के जाए, है ना, जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट जिससे निकले, तो फिर क्या ही फायदा होगा बना के। क्योंकि अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, इनिशियल कॉस्ट आया, एनवायरनमेंट डिग्रेडेड हुआ और पैसा भी नहीं निकल रहा है, तो ये भी चीज़ एनालिसिस कर लेने वाली होगी। फ्री ट्रेड जोन जो है उसको रेप्लिकेट करना चाहिए कि नहीं। क्रिएटिंग ड्यूटी फ्री फ्री ट्रेड जोन अकीन टू सिंगापुर हांगकांग which lacks a supportive hinterland and industrial resource appears unrealistic। मतलब सपोर्टिव हिंटरलैंड एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्स उस एरिया में नहीं है तो अनरियलिस्टिक लगता है। हांगकांग में है, सिंगापुर में है, ठीक है। चैलेंजेस फेस्ड बाय श्रीलंका हम्बनतोता प्रोजेक्ट हाईलाइट पोटेंशियल पिटफॉल। बहुत सारे चैलेंजेस श्रीलंका के हम्बनतोता ने फेस किए हैं, तो क्या उस चैलेंजेस से हमें सीखना नहीं चाहिए? हमें अंडमान ग्रेट निकोबार पे इतने सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज में क्या नहीं करना चाहिए वो हमें ध्यान से देख लेना चाहिए। कुछ ऑल्टरनेट लोकेशन है ग्रेट निकोबार के अलावा, और भी तो आइलैंड है, लिटिल निकोबार, नैन कौरी, कैमरोटा, कच्छल, तो इनको भी यहाँ पे भी कुछ कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज वैमेज को मिनिमाइज किया जा सकता है। वाइल स्मॉलर दीज आइलैंड कुड बी डेवलप्ड विद इनोवेटिव इंजीनियरिंग एज डिनोमेटेड बाय चाइनाज आर्टिफिशियल आइलैंड इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में क्या है? साउथ चाइना सी में चाइना का आर्टिफिशियल आइलैंड है। आर्टिफिशियल आइलैंड है, कैसा है? आर्टिफिशियल। तो हम लोग भी उस आर्टिफिशियल आइलैंड की इंजीनियरिंग से सीख सकते हैं, इनोवेशन सीख सकते हैं, और ये जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं वहाँ पे इनोवेशन लेके आ सकते हैं। मेन चीज क्या है? डेवलपमेंट को करना है और कंजर्वेशन को बैलेंस करना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा। डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एडेप्टिव होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर को इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए, जिससे इकोलॉजिकल फूड प्रिंट क्या हो? मिनिमम हो। ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा। बाय केयरफुली बैलेंसिंग डेवलपमेंटल एम्बिशंस विथ इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, community welfare, India can ensure that Great Nicobar Island future is both prosperous और sustainable। तो ऐसा कुछ कंक्लूजन हम लोग दे सकते हैं। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे तीस्ता रिवर के बारे में है। तीस्ता रिवर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, अब समझते होगा कि सिक्किम से निकलता है तीस्ता रिवर। सिक्किम से निकलते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाके वो ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी बन जाता है ना। तो सिक्किम से निकल के जब वेस्ट बंगाल होकर बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश में राइस काफी कल्टीवेट होता है। राइस काफी कल्टीवेट होता है और तीस्ता रिवर पे काफी वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं। रंगपुर रीजन जो है बांग्लादेश का, वहाँ पे राइस कल्टीवेशन के लिए तीस्ता रिवर के काफी डिपेंड ये लोग रहते हैं। इनफैक्ट साल में वो 3 बार राइस वहाँ पे ग्रो करते हैं। तीस्ता रिवर का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट भी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें बांग्लादेश और थोड़ा पानी ज्यादा चाहता है ना, और हम हमें क्या करना है, उसको उस अग्रीमेंट को वापस से थोड़ा चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बांग्लादेश। वो वो हम लोग करने वाले थे। 2011 में हम लोग काफी क्लोज आ गए थे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच तीस्ता रिवर शेयरिंग जो एग्रीमेंट है, तीस्ता वाटर रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट, उसमें थोड़ा चेंज है जिससे बांग्लादेश की नीड फुलफिल हो। बट चूंकि ये रिवर कहाँ से आता है? सिक्किम और वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम थी श्री ममता बनर्जी, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया कि हम ज्यादा पानी बांग्लादेश को दें और अपने पास थोड़ा पानी कम रखें। इस वजह से ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय में कोएलिशन गवर्नमेंट थी श्री मनमोहन सिंह की। तो ये सब तो पुरानी न्यूज है। नया न्यूज क्या है? नया न्यूज ये है कि उस तीस्ता पे डैम बनाना चाहता है बांग्लादेश। डैम बनाना चाहता है, ड्रेजिंग करवाना चाहता है। ड्रेजिंग समझते हो ना? नीचे कहीं पे वाटर जो है, कहीं बहुत गहरा है कहीं कम है, अगर एक यूनिफॉर्म लेवल पे वाटर फ्लो होगा, डेप्थ यूनिफॉर्म होगा, उसमें बोट वोट शिप ये इजीली वहां से पास कर पाएंगे, तो ड्रेजिंग इससे फायदा होता है। और
ड्रेजिंग के लिए काम कौन करेगा? चाइना ने, चाइनीज कंपनीज ने, चाइना ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं तीस्ता वाटर से रिलेटेड काम करने के लिए। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो ये आर्टिकल उसी को बताता है। अब बांग्ला, चूंकि चाइना इंटरेस्टेड है, तो चाइना इंटरेस्टेड है तो इंडिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि जो काम चाइना करके देगा वो मैं भी करके दूंगा, है ना। तीस्ता टेंगल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हमारा 2009 से चल रहा है। 2011 में उसमें थोड़ा सा चेंज लाना था, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो तैयार नहीं हुई। 2020 में चाइना प्रपोज्ड मेजर ड्रेजिंग वर्क एंड हैज कंप्लीटेड अ फिजिकल सर्वे, सर्वे भी कर लिया। बट इंडिया चाहता है कि नहीं, चाइना उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि चाइना के इन्वॉल्व होने से हमें क्या है, खतरा है। देखते ही हो चाइना पाकिस्तान के साथ कितना क्लोजली इन्वॉल्व है ना। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में चोक पॉइंट है, एक चोक पॉइंट जिससे कि कट इंडिया का एक, हम ज्योग्राफिकली वीक पॉइंट बोल सकते हैं, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर क्या है, सिक्किम है, और वहीं से नीचे बांग्लादेश आता है। तो ये बहुत थिन कॉरिडोर होता है, और इसी से होके, इसी के आसपास से तीस्ता रिवर गुजर रही होती है। वहाँ चाइना का इन्वॉल्वमेंट इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता है ना, क्योंकि ये, अगर यहाँ पे चाइनीज आर्मी ने कब्जा कर लिया तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ कर सकते हैं किसे, इंडियन पार्ट से। तो ये काफी वल्नरेबल पॉइंट है इंडिया के लिए, इसलिए चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं। चिकन के नेक को आप पकड़ोगे ना, तो चिकन को मार सकते हो नेक पकड़ के ही, है ना। यही सारी चीजें। तो अभी शेख हसीना इंडिया आई थी, और उनका जो विजिट था वो काफी फ्रूटफुल बोला गया इंडिया पे। क्रिटिकल criteria for evaluation क्या है? Proposal will be evaluated based on their suitability, repayment capacity, expected return and overall benefit to the Bangladesh people. जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने बोला कि हम इंडिया वाला जो ऑफर है वो भी देखेंगे, चाइना वाला ऑफर भी देखेंगे। जो ऑफर अच्छा लगा बांग्लादेश के हिसाब से वही ऑफर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। प्रोजेक्ट प्रपोजल, चाइना हैज कंप्लीटेड अ फिजिकल सर्वे, रिवर का फिजिकल सर्वे भी कंप्लीट कर लिया है चाइना। इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू कंडक्ट अनदर स्टडी ऑन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर देख रहे हो ना, दिस इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखो कितना पतला है, यहाँ तक बांग्लादेश आ रहा है ना, नेपाल यहाँ तक आ रहा है, ऊपर से ये सिक्किम ऐसे जा रहा है। कितना ये इंडिया के लिए वल्नरेबल पॉइंट बन जाता है। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट आपको बता ही दिया। बांग्लादेश हैज केप्ट द $1 बिलियन प्रोजेक्ट ऑन होल्ड, होल्ड करके रखा है, क्योंकि इंडिया के साथ भी बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन है। तीस्ता रिवर के बारे में जान लो। ये जमुना रिवर, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी है। चोम्बोचू ग्लेशियर लेक खांगचुंगचो एलिवेशन पे निकलती है, कहाँ से, सिक्किम से निकल रही होती है ना। तो तीस्ता रिवर के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। हमने बांग्लादेश के साथ गंगा रिवर वाटर एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि गंगा भी फाइनली कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जारी होती है। 1996 में गंगेज वाटर ट्रीटी हमने साइन किया। अंडर द ट्रीटी द अपर राइपेरियन इंडिया एंड लोअर राइपेरियन बांग्लादेश अग्रीड टू शेयर द वाटर ऑफ दिस ट्रांसबाउंडर रिवर एट फरक्का। फरक्का जो एरिया है, वहां पे उन्होंने रिवर वाटर शेयर का अग्रीमेंट टाइम किया। अ डैम ऑन भागीरथी रिवर अराउंड 10 किलोमीटर फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले एक डैम बनाया गया, और उसके बाद वाटर को आगे भेजा गया। ये ट्रीटी 2026 में एक्सपायर होगा, 30 ईयर टर्म था, तो उसके बाद इसको भी रीनेगोशिएट किया जा सकता है। पास्ट अटेम्प्ट एंड चैलेंजेस तो आपको मैंने बता ही दिए। फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे पे चलते हैं, अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम, ध्यान से सुनिए। अग्निपथ स्कीम न्यूज में था। न्यूज में किस वजह से था? इलेक्शंस की वजह से था। अपोजिशन पार्टीज और इनफैक्ट एनडीए की पार्टीज भी ये चाहती हैं, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, कि अग्निपथ को रीवैम्प किया जाना चाहिए। हटाना एक बात है, रीवैम्प किया जाना मतलब उसमें चेंजेस लाना ये दूसरी बात है ना। क्योंकि इसमें काफी ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से कंटेंशियस आया है। Recruitment of soldier as Agniveer under the Agnipath scheme became a major issue in the recent general election. Post-election, NDA allies Janata Dal and Lok Janshakti Party raised the issue, calling for discussion. Government stance. Government is open to change and ongoing discussion are taking place according to the officials. Announcement कब किया गया? 14 June. Purpose recruitment of soldiers, sailor, airmen into the three services, replacing the earlier permanent recruitment process.
डिटेल्स क्या है, अग्निवीर सर्व फॉर 4 ईयर। अग्निवीर कितने साल के लिए सर्व करेगा? 4 ईयर के लिए। देखो ये अनाउंसमेंट डेट तो आपको पता ही है, 2 साल पहले ही आया है। और ये तीनों ट्राई सर्विसेज हैं, तीनों के लिए रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, अब ये बेसिक डिटेल आपको याद नहीं है तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जरूर याद होना चाहिए। बेसिक चीज आपको ये पता है कि अग्निवीर कितने साल के लिए आते हैं? 4 ईयर के लिए। 4 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद जितने अग्निवीर होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 होंगे तो ओनली 25% सेलेक्ट किए जाएंगे आगे के लिए, लाइफ टाइम मतलब कमीशनिंग के लिए, परमानेंट कमीशनिंग के लिए, परमानेंट पोजीशन के लिए। फिर वो फुल्ली रिटायर होंगे, उसमें से 75% लोग वो 4 साल की नौकरी के बाद रिजेक्ट हो जाता है। एज ब्रैकेट क्या है? एज ब्रैकेट इंटर करने का 17.5 से 21 ईयर। 21 ईयर अगर आपका एज क्रॉस कर गया तो आप इंटर नहीं कर सकते। इनटेक कैप्ड क्या है? इनटेक 1.7 लाख 2026 तक इतने लोगों को ले लेना है। एनुअल इंडक्शन कितना हो रहा है? आर्मी में 40,000, नेवी और एयरफोर्स में 3,000। अग्निवीर कैन ऑब्टेन क्लास 12 सर्टिफिकेट और बैचलर डिग्री एंड अदर स्किल सर्टिफिकेट, ये भी वो ऑब्टेन कर सकते हैं। लमसम पेमेंट अपॉन कंप्लीशन ऑफ सर्विस उनको मिल जाएगा, 10-12 लाख का एक कॉर्पस उनको मिल जाएगा, बट किसी पेंशन का कोई एलिजिबिलिटी उनके ऊपर नहीं है, नो पेंशन। जो ये 75% बाहर आएंगे उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। उसी समय पे जब वो बाहर आ रहे होंगे 4 साल की सर्विस करके तो उनको कुछ लमसम 10-12 लाख के अराउंड का अमाउंट मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या जस्टिफाई किया? गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया है, देखो अग्निवीर में हमें जितने लोग चाहिए उनसे ज्यादा ले ले रहे हैं, पहले ही तो ज्यादा ले ले रहे हैं। मान लो कि हमें 25 लोग चाहिए तो हमने 100 ले लिए हैं। अब 100 ले लिए हैं, पहले से एग्जिस्टिंग आर्मी है, पहले से एग्जिस्टिंग आर्मी है जिसका एज कुछ ज्यादा है, एवरेज एज ज्यादा है, और उसमें यंग लोग काफी ज्यादा आ जाएंगे तो एवरेज एज जो होगा वो घट जाएगा। तो एवरेज एज अग्निवीर की वजह से 26 हो जा रहा है, जो अदरवाइज कितना रहता है? 32। मतलब यंग यंग लोग जो है, यंग पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, यंग पॉपुलेशन का जो नंबर है वो काफी बढ़ जा रहा है किसमें? आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में। तो ये एक अच्छी बात है जो गवर्नमेंट बोलता है। और साथ साथ अग्निवीर आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग अपॉन रिक्रूटिंग टू सिविलियन लाइफ। जो 75% 4 साल कंप्लीट करके गए, आर्मी की डेडिकेटेड ट्रेनिंग लेके गए, इंटीग्रिटी वगैरह वसूल लेके गए, वो जाके बाकी सिविलियन लाइफ में अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे और नेशन मेकिंग में काम करेंगे। बट अग्निवीर में क्या क्या कंसर्न रेज किया गया? आर्मी फेसेस अ पर्सनल शॉर्टेज बिलो द ऑफिशियल रैंक। पर्सनल मतलब लोगों की कमी। एग्जैजरबेटेड बाय कोविड-19 रिक्रूटमेंट हॉल्ट। कोविड-19 में रिक्रूटमेंट हॉल्ट हो गया था तो अचानक से पर्सनल्स की कमी आ गई। एनुअल रिटायरमेंट 60,000 सोल्जर रिटायर हो रहे हैं जबकि 40,000 ही रिक्रूट हो रहे हैं, तो ओवरऑल सोल्जर्स क्या रिक्रूट हो रहा है? कम हो रहा है। 25% ही कन्वर्जन रेट होगा अग्निवीर में, तो ऑब्वियसली शॉर्टफॉल्स हो सकता है। और 4 साल तक ही इनका टेन्योर हो तो जो नॉर्मल ट्रेनिंग टेन्योर होता है आर्म फोर्सेस का वो भी कम हो गया है यहाँ पे। पॉलिटिकल इशू, द स्कीम बिकेम अ पॉलिटिकल कैंपेन। पॉलिटिकल कैंपेन तो बन ही गया। ठीक है, करंट स्टेटस क्या है? फीडबैक लिया जा रहा है, सबसे फीडबैक लिया जा रहा है, सबसे मतलब जो भी ट्राई सर्विसेज हैं उनसे फीडबैक कलेक्ट किया जा रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो फीडबैक कलेक्ट कर रही है सो दैट के फीडबैक पे वर्क किया जा सके। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ रिव्यूइंग मेजर स्कीम्स एंड वेपन प्लेटफॉर्म देखा जा रहा है। रिकमेंडेशन क्या है? तो अभी तक रिकमेंडेशन क्या आया है कि इनहेंस इनटेक नंबर। अगर हम 100 लोग ले रहे हैं अग्निवीर में तो 100 की जगह 150 ले लो, 200 ले लो, ज्यादा नंबर ऑफ यूथ्स को अग्निवीर में ले लिया जाए। जो अगर हम 25% लोगों को फाइनली रिक्रूट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 50% लोग करो। 50 आ गए, 50 चले गए। रेज एज लिमिट फॉर टेक्निकल रूट। टेक्निकल रूट के लिए एज लिमिट बढ़ा दो 21 से 23। कोई ग्रेजुएट करके आ रहा है, आईआईटी करके आ रहा है, डिप्लोमा करके आ रहा है, हो सकता है वो 22 ईयर में आए, 23 ईयर तक आए, है ना। तो इस वजह से टेक्निकली क्वालिफाइड इंडिविजुअल के लिए एज ब्रैकेट बढ़ा देना चाहिए। फीडबैक कंपाइलेशन, नेवी एंड एयरफोर्स फीडबैक को कंपाइल कर लिया गया है। आर्मी का फीडबैक स्टिल इन द प्रोसेस है। सारा फीडबैक डीएमई, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कंपाइल करेगा और उसको डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज देगा और फिर अग्निवीर को रिवैम्प किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे जो GS1 ज्योग्राफी और GS3 इन्वायरमेंट, दोनों के लिए काफी ज्यादा काम में आएगा, है ना। तो इस टॉपिक को देखते हैं, एनालाइजिंग महाराष्ट्र वाटर क्राइसिस। महाराष्ट्र में वाटर क्राइसिस है। वाटर क्राइसिस क्यों है? जो क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते हैं उसकी वजह से। द हिंदू से हमने ये आर्टिकल उठाया है। महाराष्ट्र में लोग क्या क्या कल्टीवेट कर रहे होते हैं? बहुत सारी चीजें कल्टीवेट, शुगर केन कल्टीवेट कर रहे होते हैं, कॉटन कल्टीवेट कर रहे होते हैं, है ना। महाराष्ट्र में
मराठवाड़ा रीजन है, मराठवाड़ा में सीवियर वाटर स्केर्सिटी है, सीवियर। महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा रीजन है, देखो ये फोटो देख रहे हो, ये मराठवाड़ा रीजन की है। तो महाराष्ट्र के इस मराठवाड़ा रीजन में ड्राउट एंड वाटर स्केर्सिटी काफी ज्यादा है, और खासकर क्लाइमेट चेंज ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है। आफ्टर ए deficient monsoon last year, Maharashtra government declared many part of the state droughted. This resulted in dry wells and need for tankers to provide drinking water and irrigation. डेफिनेशन क्या है, देखो रेन शेडो, मराठवाड़ा जो पड़ता है वो रेन शेडो एरिया पड़ जाता है, यह माउंटेन से समझो, वेस्टर्न घाट है ना माउंटेन्स, तो इधर से जब मॉनसून बियरिंग विंड आ रहा होता है तो इधर बारिश भी अच्छी करके जाता है ना, काफी बारिश होती है इस जो इस एरिया में, जो खासकर हम लोग बोले इस जोन में पड़ता है। दूसरे जोन की अगर हम बात करें, जो वेस्टर्न घाट के दूसरे जोन में पड़ता है, वहां तक क्लाउड नहीं पहुंच पाते हैं, ये क्लाउड कम पहुंच पाते हैं, या रेन बेरिंग क्लाउड जो है इधर ही बारिश कर लेते हैं, तो आगे रेन बेरिंग क्लाउड कम पहुंच पाता है, तो इधर रेन शेडो इलाका पड़ता है। और मराठवाड़ा ऐसे ही रीजन में पड़ता है जहां पे रेनफॉल काफी कम होता है, 60 से 80 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स पड़ता है, 600 टू 800 मिलीमीटर बोल सकते हैं। जबकि दूसरे साइड, इस साइड पे कितना पड़ता है, 200 से 400 सेंटीमीटर तक भी पड़ जाता है, या 2000 से 4000 मिलीमीटर तक भी पड़ जाता है। ठीक है। आईआईटी गांधीनगर की स्टडी ये बताती है, जो 2016 में हुई थी, कि अगर हम राजस्थान के बाद देखें, तो राजस्थान के बाद सबसे जो सेकंड ड्राइएस्ट रीजन इंडिया में आते हैं वो मराठवाड़ा और नॉर्थ कर्नाटका है। तो ये सब फैक्टर्स को आपको अपने आंसर्स में लिखना होता है जब आप अपने आंसर्स लिखते हो। यहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन काफी हाई, और शुगर केन जो है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, वाटर इंटेंसिव, बहुत पानी पीता है शुगर केन, तभी तो आप शुगर का जूस पीते हो तो उसमें लिक्विड रहता है, बहुत पानी पीता है। और शुगर केन के लिए जो बारिश चाहिए, रेनफॉल चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि वहां पे कितना होता है, वहां पे तो 60-80 तक ही हो पाता है। वाटर कंजम्पशन, डिस्पाइट ऑक्युपाइंग ओनली 4% ऑफ क्रॉप एरिया, शुगर केन इरिगेशन में 61% पानी ले जाता है। क्यों ले जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा से रहा है यहाँ शुगर केन के लिए, शुगर केन पॉलिसीज, इनफैक्ट इथेनॉल प्रोडक्शन को भी काफी प्रमोट किया जा रहा है, रिकमेंडेशंस को इग्नोर किया जा रहा है। इरिगेशन कमेटी, महाराष्ट्र वाटर इरिगेशन कमेटी बोली थी कि जहां पे भी 1000 मिलीमीटर से रेनफॉल कम हो, मतलब 100 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल हो एनुअली, वहां पे प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, शुगर केन प्रोडक्शन को इनफैक्ट बैन कर दिया जाना चाहिए, शुगर केन प्रोडक्शन उस एरिया में बैन हो जाना चाहिए। सॉयल कंडीशंस भी ऐसी हैं, सॉयल कंडीशन बहुत अच्छा है, क्ले सॉयल, ब्लैक सॉयल बोलते हैं या रेगुड सॉयल बोलते हैं, बहुत फर्टाइल सॉयल होता है ना, मॉइस्चर को रिटेन करता है, रिटेन करता है, बट उस मॉइस्चर जो है, वाटर जो है, उसको परकोलेट करके, पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा पाता, ऊपर ऊपर वो उसको रिटेन जरूर कर लेता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है अंदर सॉइल के अंदर नीचे की तरफ पानी नहीं जा पाती है, तो जितना ज्यादा पानी होता है वो रन ऑफ हो जाता है ना, तो ऐसे में वाटर चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके वाटर चाहिए हो जाता है। इसी वजह से डैम बनाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है। और सबसे ज्यादा डैम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में, कहाँ मिलेंगे, मोस्ट लार्ज डैम्स इन इंडिया महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेंगे। क्रॉप लॉसेस हो जाते हैं, या तो ड्राउट हुआ तो क्रॉप लॉस हो ही जाएगा, वाटर लॉग से भी क्या हो जाता है, क्रॉप लॉस हो जाता है। वाटर लॉग होने के बाद पानी नीचे की तरफ मिट्टी के अंदर परकुलेट नहीं होता है इस क्ले ब्लैक सॉयल में, और रन ऑफ हो जाता है किसका, वाटर का। टोपोग्राफी एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की, कृष्णा की, सब कुछ बहती हैं। ग्राउंड वाटर वेरिएबल है, ग्राउंड वाटर वेरिएबल है, मानसून पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं। ओवरऑल इस एरिया में क्या है, वाटर का स्केर्सिटी रहता है। सप्लाई साइड सॉल्यूशन, कि हम सप्लाई में वाटर बढ़ा दें, वाटरशेड मैनेजमेंट कर दें, implementing classical watershed management techniques such as building contour trench, earthen bunds, गली प्लग्स, है ना। अब ये सब जो है आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, जीएस पेपर 1 में बनते हो, कंटूर ट्रेंच, एक सीढ़ी जैसा ट्रेंच बना देना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर ट्रेंच बोलते हैं। सिल्ट का मैनेजमेंट करें, मनरेगा मनरेगा जो अप्लीकेबल स्कीम्स हैं उनको यूज करो, और सिल्ट को ट्रैप करें, सिल्ट ट्रैपिंग मैकेनिज्म, फार्मर्स को ट्रेन करें, डीसिल्टिंग प्रैक्टिसेस करें, जिससे कि जो मिट्टी है उसका वाटर रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वाटर यूज को एफिशिएंट कर दें, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन करें, ड्राउट रेजिस्टेंस कल्टीवेशन, मिलेट्स वगैरह लगाए, ना कि सुगर केन लगाए।
क्रॉप को डाइवर्सिफाई करें, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में करना जरूरी है ना। वाटर स्ट्रेस महाराष्ट्र में ज्यादा है, बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में बारिश ज्यादा होती है, असम में बारिश ज्यादा होती है। शुगर केन प्रोडक्शन वैसे एरियाज में हो सकते हैं जहाँ रेनफॉल ज्यादा है, उस एरियाज में नहीं जहाँ पे रेनफॉल कम है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।